हमारी रसोई में एक पीला सा मसाला है, हल्दी। हम उसे सब्जी में डालते हैं, दूध में मिलाते हैं और चोट पर भी लगा लेते हैं। हम्म। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इस साधारण से दिखने वाले पाउडर के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? बिल्कुल। आज हम इसी हल्दी के अंदर छिपे उसके सबसे शक्तिशाली सीक्रेट एजेंट करक्यूमिन यानी करक्यूमिन की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये चमकीला पीला पाउडर असल में है क्या, हाँ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है और ये कैसे खेत की एक जड़ से निकलकर हमारी दवा की शीशी तक का लंबा सफर तय करता है। मतलब हम इसकी बनावट से लेकर इसके अरबों डॉलर के वैश्विक बाजार तक हर पहलू को परत दर परत खोलेंगे। एकदम। तो यह सिर्फ एक मसाले की कहानी नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, व्यापार और सेहत की एक ऐसी दिलचस्प यात्रा है जो हमारी अपनी रसोई से शुरू होती है। सही बात है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं करक्यूमिन तो इसका मतलब क्या है? ये वही चीज है जो हल्दी को उसका पीला रंग देती है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन जाहिर है कहानी सिर्फ रंग तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रंग तो बस इसकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो करक्यूमिन एक प्राकृतिक पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है। इसे हल्दी की गांठों, जिन्हें हम राइजोम कहते हैं, से निकाला जाता है। ओके। और अगर आप इसे इसके शुद्ध रूप में देखेंगे तो ये एक चमकीला क्रिस्टल जैसा पीला नारंगी पाउडर होता है। ठीक है, तो ये हल्दी का सार है, लेकिन आपने कहा कि इसकी बनावट में ही इसका राज छिपा है। जी। ऐसा क्या खास है इसकी बनावट में जो इसे इतना शक्तिशाली बना देता है? मुझे केमिस्ट्री ज्यादा समझ नहीं आती, तो जरा आसान भाषा में समझाइए। इसे एक बहुत ही सरल चीज से समझ सकते हैं। सोचिए आपके हाथ में एक डंबल है। डंबल। हाँ, जिसके दोनों तरफ गोल वजन होते हैं और बीच में एक रॉड उन्हें जोड़ती है। ठीक है। करक्यूमिन का ढांचा भी कुछ कुछ वैसा ही है। वो जो डंबल के दोनों तरफ के वजन है, उन्हें आप एरोमेटिक रिंग समझ लीजिए, और जो बीच की रॉड है वो है 7 कार्बन की एक चेन। डंबल, ये बढ़िया एनालॉजी है। तो इस डंबल जैसे आकार से होता क्या है? यही डंबल जैसा आकार इसे एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। अच्छा। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम के कुछ शरारती तत्व घूमते रहते हैं जो हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। करक्यूमिन का ये डंबल वाला स्ट्रक्चर इन फ्री रेडिकल्स को पकड़कर उन्हें बेअसर कर देता है, जैसे कोई चाबी ताले में फिट हो जाती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो ये शरीर का एक तरह से बॉडीगार्ड हुआ। एक तरह से, हाँ। लेकिन मैंने सुना है कि हल्दी खाने के बावजूद उसका पूरा फायदा शरीर को नहीं मिलता। क्या ये सच है? आपने बिल्कुल सही सुना है, और यहीं पर इसकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। ओह। शरीर लगभग 70% पानी है। ये हमारे खून में आसानी से जज्ब नहीं हो पाता। तो इसे विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कम बायो अवेलेबिलिटी या लो बायो अवेलेबिलिटी। एक मिनट, इसका मतलब अगर मैं रोज रात को हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, ये सोच करके मैं बहुत सेहतमंद काम कर रहा हूँ, तो उसका ज्यादातर फायदा मुझे मिल ही नहीं रहा। ज्यादातर तो नहीं, लेकिन काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। आप जो भी करक्यूमिन खाते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही आपके शरीर के काम आ पाता है। अरे। इसीलिए वैज्ञानिक सालों से इस पहेली को सुलझाने में लगे हैं कि इसके अवशोषण को कैसे बढ़ाया जाए। और कुछ हल निकला? हाँ, इसके 2 बहुत दिलचस्प हल निकाले गए हैं। बताइए, क्या है वो? पहला और सबसे आसान तरीका इसे पिपेरिन के साथ लेना। पिपेरिन काली मिर्च में पाया जाने वाला तत्व है। काली मिर्च? जी, ये करक्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकता है। 2000%? हाँ, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कई आयुर्वेदिक नुस्खों में हल्दी और काली मिर्च का साथ में इस्तेमाल होता है। अरे वाह, मतलब हमारे बुजुर्गों को ये बात पहले से पता थी, भले ही उन्हें इसके पीछे का विज्ञान ना मालूम हो। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा हाईटेक है। उसे नैनो फॉर्मुलेशन कहते हैं। नैनो फॉर्मुलेशन? इसमें करक्यूमिन के कणों को टेक्नोलॉजी की मदद से इतना छोटा कर दिया जाता है कि वो आसानी से हमारी आंतों की दीवारों को पार करके खून में शामिल हो जाते हैं। तो जो बाजार में महंगे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, हाँ, उनमें से ज्यादातर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी केमिस्ट्री की बात, जो अपने आप में काफी दिलचस्प है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये चीज आखिर आती कहाँ से है? इसका भी कोई खेत खलिहान है या इसे लैब में बनाया जाता है? इसका सफर वाकई बहुत लंबा और फैसिनेटिंग है। इसकी शुरुआत लैब से नहीं बल्कि खेतों से ही होती है। ओके। ये एक पूरी वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला से होकर गुजरता है। सबसे पहले किसान हल्दी की फसल उगाते हैं। फिर इन जड़ों को फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है, जहां एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन जैसी प्रक्रियाओं से इसके अंदर से करक्यूमिन को निकालकर एक कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर बनाया जाता है। तो ये वो पड़ाव है जहां खेती और इंडस्ट्री एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल। एक बार ये शुद्ध पाउडर तैयार हो जाए, फिर ये एक ग्लोबल कमोडिटी बन जाता है। यहाँ से ये अलग अलग इंडस्ट्रीज को बेचा जाता है। दवा कंपनियां, सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनियां, खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियां, और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक कंपनियां भी। जब आपने ग्लोबल कमोडिटी की बात की है, तो इसके उत्पादन और व्यापार का गणित क्या है? कौन से देश इस खेल में सबसे आगे हैं? इसके आंकड़े आपको चौंका देंगे। अच्छा? दुनिया के लगभग 75 से 80% हल्दी का उत्पादन अकेले भारत करता है। 80%? ये तो लगभग एक छत्र राज हुआ। हाँ, सालाना करीब 11 से 12 लाख मीट्रिक टन। भारत में भी तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसके गढ़ माने जाते हैं। पर भारतीय हल्दी में ऐसा क्या खास है? इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, भारत में उगने वाली हल्दी की किस्मों में प्राकृतिक रूप से कुकुमिन की मात्रा ज्यादा होती है। ओके। और दूसरी, इसका रंग बहुत गहरा और आकर्षक माना जाता है,
जो फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं वजहों से भारत हल्दी का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। बांग्लादेश, यूएई, मलेशिया और अमेरिका जैसे देश भारतीय हल्दी के सबसे बड़े खरीदार हैं। और इस बाजार की कीमत कितनी होगी अंदाजन? अगर हम सिर्फ हल्दी से निकाले गए कुरकुमिन के बाजार की बात करें तो 2025 में इसका वैश्विक मूल्य लगभग 678 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 678 मिलियन डॉलर, ये तो 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हुए। जी, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि पश्चिमी देशों, खासकर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में लोग प्राकृतिक और प्रीमियम हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरफ भाग रहे हैं। कमाल है। तो इतना बड़ा उत्पादन, इतना बड़ा बाजार, इसका मतलब इसका इस्तेमाल भी बहुत जगहों पर होता होगा। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो इसे शायद सप्लीमेंट के तौर पर ही जानते हैं। हाँ, सप्लीमेंट इसका सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, लेकिन इसके उपयोग इतने विविध हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। जैसे? सोचने वाली बात यह है कि एक ही कंपाउंड जो हमारी करी को पीला रंग देता है, वही हमारी त्वचा को जवान रखने वाली क्रीम में भी है और खेतों में पौधों को तनाव से भी बचा रहा है। वाह! ये प्रकृति की एक चीज अनेक काम वाली इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। खाने की चीजों में इसका क्या रोल है रंग देने के अलावा? फूड इंडस्ट्री में ये एक प्राकृतिक फूड कलरेंट के तौर पे बहुत लोकप्रिय है। इसका यूरोपियन कोड है E100। E100। हाँ, आप बाजार से जो चिप्स, सॉस या ड्रिंक्स खरीदते हैं, उनमें से कई चीजों को पीला रंग देने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। ये सिंथेटिक रंगों का एक सुरक्षित विकल्प है। अच्छा। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण भी होते हैं, मतलब ये सूक्ष्म कीटाणुओं को बढ़ने से रोकता है, जिससे खाने की शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। और सप्लीमेंट्स या जिन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं, वहां तो इसका बोलबाला है ही। बिल्कुल, ये इसका किंगडम है। यहाँ ये कैप्सूल और पाउडर के रूप में मिलता है। इसे खास तौर पर जोड़ों के स्वास्थ्य, दिल की सेहत और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेचा जाता है। इसका मुख्य दावा यही है कि ये शरीर के अंदर की सूजन, मतलब इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और इन्हीं को तो कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। सही कहा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सब वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका है या ये सिर्फ पारंपरिक मान्यताएं हैं जिन्हें नए तरीके से बेचा जा रहा है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना के बीच में है। अच्छा। हजारों स्टडीज हुई हैं जो इसके फायदों को दिखाती हैं, खासकर सूजन कम करने में। इसीलिए दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल्स भी इसमें गहरी दिलचस्पी ले रहा है। मतलब ये सप्लीमेंट से आगे बढ़कर एक गंभीर दवा बनने की राह पर है। कह सकते हैं। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और कीमोप्रोटेक्टिव प्रभावों पर गठिया, कुछ तरह के कैंसर और अल्जाइमर जैसे रोगों के इलाज के लिए गंभीर रिसर्च चल रही है। तो भविष्य में शायद हम इसकी गोलियां भी देखें? बिल्कुल, संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, कॉस्मेटिक्स। ये तो बड़ा अजीब लगता है। क्या कुरक्यूमिन लगाने से त्वचा पीली नहीं पड़ जाएगी? हाँ, अगर आप सीधे हल्दी का लेप लगाएंगे तो जरूर पीली पड़ जाएगी। वही तो। लेकिन कॉस्मेटिक कंपनियां इसे बहुत ही शुद्ध और प्रोसेस्ड रूप में इस्तेमाल करती हैं और बहुत कम मात्रा में। इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ इस तरह मिलाया जाता है कि ये रंग नहीं छोड़ता। ओके। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे ये एंटी एजिंग क्रीम और स्किन रिपेयर सीरम में एक स्टार इंग्रेडिएंट बन गया है। ये त्वचा की सूजन और लालिमा को भी शांत करता है। ये तो कमाल है। इंसानों के अलावा भी इसका कोई इस्तेमाल है क्या? हाँ, और ये भी उतना ही दिलचस्प है। पशु चिकित्सा और पशु पोषण में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। जानवरों के लिए? जी, इसे मुर्गियों, गायों और दूसरे पशुओं के चारे में मिलाया जाता है। ये उनके लिए एक प्राकृतिक इम्यून बूस्टर का काम करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और सूजन कम करता है। इससे एंटीबायोटिक्स पर उनकी निर्भरता कम होती होगी? एकदम। और आखिर में खेती में पौधों के लिए क्या करता है? अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये बहुत तार्किक लगता है। खेती में ये एक बायोस्टिमुलेंट के रूप में काम करता है। बायोस्टिमुलेंट मतलब? इसका मतलब है कि ये पौधों को तनावपूर्ण स्थितियों जैसे सूखा, ज्यादा गर्मी या बीमारी से लड़ने की अंदरूनी ताकत देता है। ये मिट्टी के अंदर मौजूद फायदेमंद सूक्ष्म जीवों के लिए भी अच्छा है, जिससे मिट्टी की सेहत सुधरती है। तो एक तरह से ये पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देता है। रसोई के मसाले से लेकर खेत की मिट्टी तक, ये तो सच में एक चमत्कारी कंपाउंड लगता है तो। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए? बिल्कुल, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर भोजन के जरिए या सही मात्रा में सप्लीमेंट के तौर पर लेने पर क्यूरक्यूमिन पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। और दवाओं के साथ लेने पर कोई इंटरेक्शन? हाँ, ये एक जरूरी बात है। चूंकि ये खून को पतला करने वाली कुछ दवाओं और डायबिटीज की दवाओं के असर को प्रभावित कर सकता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति पहले से कोई दवा ले रहा है तो उसे कर्क्यूमिन सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और पर्यावरण के लिहाज से इसके उत्पादन में कोई खतरा तो नहीं? पर्यावरण की दृष्टि से ये एक अच्छा विकल्प है। ये प्राकृतिक है और बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये पर्यावरण में कोई जहरीला अवशेष नहीं छोड़ता। ये अच्छी बात है। लेकिन उत्पादन के दौरान क्वालिटी कंट्रोल बहुत सख्त होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि फाइनल प्रोडक्ट में सीसा या पारा जैसी भारी धातुएं या केमिकल सॉल्वेंट्स की अशुद्धियां न रह जाएं। तो सस्ते सप्लीमेंट्स में ये खतरा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। तो आपने लिवर से जुड़ी कुछ दुर्लभ समस्याओं का भी जिक्र किया था। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाता है।
सप्लीमेंट्स की शुद्धता और सही खुराक कितनी अहम है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में जब लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में और खास तौर पर उन सप्लीमेंट्स का सेवन किया जिनकी सोखने की क्षमता कृत्रिम रूप से बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी, तब लिवर से जुड़ी समस्याओं के मामले सामने आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राकृतिक या हर्बल का ठप्पा देखकर किसी भी चीज को आंख बंद करके कितना भी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, क्वालिटी और सही डोज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो कुल मिलाकर हमने अपनी रसोई के एक जाने पहचाने पीले मसाले से यह सफर शुरू किया और एक ऐसे जटिल केमिकल तक पहुंचे जिसकी अपनी एक ग्लोबल सप्लाई चेन है, अरबों का बाजार है और जिसके इस्तेमाल स्किन केयर से लेकर खेती तक फैले हुए हैं। एकदम सही। अगर मुख्य बातों को फिर से देखें तो पहली, कुक्यूमेन हल्दी का वो सक्रिय हीरो है जो उसे उसके औषधीय गुण देता है। दूसरी, इसका डंबल जैसा अनोखा आकार इसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। सही है। तीसरी, भारत इसका बेताज बादशाह है जो दुनिया का 80% उत्पादन करता है। और चौथी, इसके उपयोग बहुत सारे हैं लेकिन शरीर में इसका कम जज्ब होना एक चुनौती है और सप्लीमेंट के तौर पर इसकी क्वालिटी और सही खुराक पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। ये वाकई एक शानदार पड़ताल रही। एक साधारण सी चीज के पीछे इतना गहरा विज्ञान और इतनी बड़ी दुनिया छिपी हो सकती है, ये सोचना ही रोमांचक है। और ये हमें एक आखिरी बड़े विचार की ओर ले जाता है। क्या? कर्क्यूमिन का एक पारंपरिक मसाले से निकलकर एक आधुनिक हाईटेक न्यूट्रास्यूटिकल बनने का सफर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम अपनी पारंपरिक औषधियों और प्राकृतिक कंपाउंड्स को आज के दौर के सबूत आधारित विज्ञान के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? एक जरूरी सवाल है। उन्हें कैसे सत्यापित करें और कैसे मुख्य धारा की स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करें? जैसे जैसे रिसर्च कर्क्यूमिन को शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचाने के नए रास्ते खोज रही हैं, हम शायद इसके और भी अनजाने फायदों को अनलॉक करने की कगार पर खड़े हैं। तो ये भविष्य में भोजन, सप्लीमेंट और दवा के बीच की धुंधली रेखा को शायद पूरी तरह से मिटा दें। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल कर्क्यूमिन पर। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस तरह की और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।